सॉरी ये नहीं कर वो भी आगे नहीं वो मुझे नहीं मैं कर लेता, लेकिन मैं वो कहा कि यूज कर को लॉ करना है। चलिए जी, अब स्टैटिस्टिक्स का जो हम टॉपिक फिलहाल हमने कवर किया है वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 3 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो थी वो हमने डिस्कस की, बायनोमियल, देन पाइथन, एंड द लास्ट वन वाज द हाइपरज्योमेट्रिक। बायनोमियल के 2 पैरामीटर्स एनपी, पाइथन का 1 पैरामीटर म्यू, और हाइपरज्योमेट्रिक के 3 पैरामीटर्स, कैपिटल एंड टोटल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। कैपिटल के टोटल ऑब्जेक्ट्स इन सक्सेस कैटेगरी, कैटेगरीज थी ना, मेल फीमेल, करेंसी नोट ऑफ अबाउट 500,000, कुछ इस तरह से, तो वो हमने वहां से डिस्कस किया। फिर हमने काउंटिंग टेक्निक्स जनरली पढ़ी, 3-4-5 हमने काउंटिंग टेक्निक्स जो थी वो हमने काउंटिंग टेक्निक हमने डिस्कस की हुई थी, तो वो काउंटिंग टेक्निक हमने सारी डिस्कस की। इसमें से सिर्फ और सिर्फ वो जो कॉम्बिनेशन वाली काउंटिंग टेक्निक थी वो हमने अपने हाइपरज्योमेट्रिक वगैरह में यूज की। इसके अलावा वो फैक्टोरियल वाली काउंटिंग टेक्निक, वो अरेंजमेंट्स थी कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड। अच्छा, जरा आपके नोट्सों में पेज 119 है, 119 नंबर, और उसमें एग्जांपल नंबर 23 है, 23। वो मैं स्लाइड्स पे नहीं कर सका, तो हम उसको मैनुअली डिस्कस कर लेते हैं। अ क्लब हैज 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज सब कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 10 टोटल लोग हैं और हमने इनमें से सिलेक्शन करनी है 3 मेंबर्स की। कहते हैं कि वो कितनी इस तरह की कमेटीज बन सकती हैं। मतलब कमेटी से क्या मुराद है, लाइक हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई और जे, और ये 10 मेंबर्स हो गए। अब इनमें से 3-3 लोगों की कमेटीज बनानी है। हो सकता है एक कमेटी में ये 3 लोग आ जाएं, हम बाप कहें जी एक कमेटी तो ये वाकई बन गई है, और मे भी दूसरी कमेटी में ये आ जाए, तीसरी कमेटी में ये तीनों डिफरेंट है ना, उसके मेंबर और हैं, दूसरी कमेटी में मेंबर डिफरेंट है, चाहे 2 एक जैसे ही, लेकिन कमेटी तो डिफरेंट बन गई। और इसी तरह से एंड सो ऑन, बाकी भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छा, अब जब एक्चुअली जब आप 3 कमेटी मेंबर्स लेंगे, पहले एक मेंबर सिलेक्ट हुआ, फिर बी और फिर सी, या पहले बी सिलेक्ट हुआ कमेटी में, फिर ए सिलेक्ट हो गया, फिर सी सिलेक्ट हो गया, या पहले सी सिलेक्ट हो गया, फिर ए आ गया, फिर बी की सिलेक्शन हो गई। अच्छा, किसी भी तरतीब से ये आ जाए, कमेटी तो एक ही होगी ना,
चाहे सिलेक्शन 3 लोगों की पहले ए आया, फिर एक आदमी सिलेक्ट किया वो बी था, फिर एक सिलेक्ट किया वो सी था, तो हमारे पास जो सिलेक्शन होगी वो सिलेक्शन तो हमारे पास एक ही होगी, सिलेक्शन ही डिफरेंट होगी। सेम सिलेक्शन, इधर ए फर्स्ट देन बी देन सी, या जो भी इसमें से कोई सी भी आ जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो जब कहने का मकसद ये है कि ये ऑर्डर हमें मैटर नहीं करता, ये ऑर्डर हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। ए बी सी 3 लोग हैं, कमेटी में यही 3 लोग हैं, चाहे पहले ए सिलेक्ट हो जाए या बी सिलेक्ट हो जाए या सी सिलेक्ट हो जाए, तो हमारे लिए बिल्कुल वही 3 लोग हैं और हमारे लिए ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। तो देखिए उधर इधर मैंने ये लिखा हुआ है ए पार्ट में, मुझे यार पानी तो और पिला। ए पार्ट में ये लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज सब कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स कैन बी फॉर्म। तीन मेंबर्स की कमेटी जो है वो हमने फॉर्म करनी है। तो सिंपल इज दैट कि अगर 3 मेंबर्स की कमेटी आपने बनानी है, टोटल आपके पास जो है वो 10 मेंबर हैं, तो हम सिंपल इज दैट 10 सी और 3 लोगों की कमेटी। तो आप 120 कमेटीज ऐसी बना सकते हैं जिनमें तीनों मेंबर्स आपस के डिफरेंट हो गए, यानी कि एक में मेंबर ए बी सी हैं, दूसरी में मेंबर ए बी डी हैं। लेकिन बार बार यही कह रहा हूं कि आप कहें जी ऐसे सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्शन ऑर्डर जौन सा मर्जी आ जाए, लेकिन मेंबर तो वही 3 है ना, ए बी सी। भाई अली आप बाबर और कोई तीसरा शख्स सी जो है वो चांद सिलेक्ट हो गया है, तो चांद का नाम पहले बोल दे, फिर बाबर बोल दे, फिर आबद बोल दे, है तो वही 3, डिफरेंट तो नहीं है। तो आप समझ लें सिलेक्शन में अगर हमारे लिए ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट कि जी पहले कौन सिलेक्ट हुआ है, बाद में कौन सिलेक्ट हुआ है, बाद में कौन सिलेक्ट हुआ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जरा दूसरा इसका बी पार्ट, तो ये कॉम्बिनेशन से हम सॉल्व करेंगे। व्हेन सिलेक्शन करनी है, पहले भी यही कर रहे हैं ना, व्हेन सिलेक्शन तो हम कर रहे हैं बट ऑर्डरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस। अब ऑर्डरिंग से क्या मुराद है वो बी में समझ आएगी। इन हाउ मेनी वेज 3 members can be chosen to fill the post of president, vice president and secretary। मेंबर सिलेक्ट करने हैं, पहले जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करना है, फिर वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट करना है, फिर जो तीसरा मेंबर आएगा वो सेक्रेटरी। फर्ज करें जो पहला मेंबर आएगा वो प्रेसिडेंट, जो दूसरा मेंबर सिलेक्ट होगा वो वाइस प्रेसिडेंट की सिलेक्शन, और जो तीसरा मेंबर वो सेक्रेटरी। अब ये तीनों कमेटी डिफरेंट हो गई, तीनों डिफरेंट हो गई। क्यों? पहली कमेटी है उसमें प्रेसिडेंट ए है, वाइस प्रेसिडेंट उसमें 20 है, और उस कमेटी का सेक्रेटरी जो है वो सी है। लेकिन अगर बी पहले सिलेक्ट हो जाता है तो फिर बी प्रेसिडेंट है, ए वाइस प्रेसिडेंट है, और जो सी है वो सेक्रेटरी है। लेकिन अगर तीसरी कमेटी की तरतीब आती है तो उसमें ए प्रेसिडेंट है, लेकिन उसमें सी वाइस प्रेसिडेंट है। अब ये 3 काउंट करेंगे इन कमेटी को, हम इन कमेटी को 1 काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये हमारे लिए ये मैटर ना करे हमारे लिए, तो फिर हमारे लिए ये 3 नहीं है, ये 1 कमेटी है। लेकिन अगर हमारे लिए ये मैटर कर रही है कि जी ये मैटर हो रहा है, इसको हमने कंसिडर करना है, तो हमारे लिए फिर ये तीन कमेटीज कंसिडर होंगी। ठीक, फार्मूला क्या है जी, जब ऑर्डर मैटर करेगा, जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। परमुटेशन पी के साथ 10 आपके पास लोग हैं, सॉरी 10 आपके पास लोग हैं, और किधर गया, जी, तो 10 आपके पास टोटल लोग हैं। लेकिन इस दफा ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर कंसीडर करना है हमने, तो फिर हम लिखेंगे 10p3। ये भी आपके कैलकुलेटर पर परमुटेशन बोलते हैं इसे, परमुटेशन p परमुटेशन, तो ये भी आपके कैलकुलेटर्स पर अवेलेबल है। अच्छा, इसकी अगर आपने मैनुअली लिखना हो 10 फैक्टोरियल
over 3 factorial and 10 minus 3 factorial. लेकिन अगर परमुटेशन को मैन्युअली लिखना हो तो 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि इसमें वो फर्क कॉम्बिनेशन में और इसकी परमुटेशन की कैलकुलेशन का है। ये 720 बनेगी, ज्यादा बनेगी ना, चूंकि वहां पर ये एक काउंटिंग में जाना है, एक ही कमेटी है, लेकिन अगर इस काउंटिंग में लेकर आएंगे तो ये 3 काउंट होंगी, ठीक है ना। तो परमुटेशन, तो अब आपको आई थिंक व्हेन ऑर्डर क्या है कि जी पहले जो आएगा वो ये होगा, जो बाद में आएगा ये होगा, जो बाद में आएगा ये होगा। तो हम कह देंगे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर जो है वो इस चीज की हमारे लिए जो है वो मैटर करता है। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लिखें ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। A box contains 5 red and 15 black balls. A box contains 5 red and 15 black balls. If 3 balls are selected, if 3 balls are selected, what is the probability that A part 2 red and 1 black ball, 2 red and 1 black ball, B part. First 2 balls are red and third is black, and first 2 balls are red and third is black. आप कहेंगे फर्क क्या है, उसमें भी 2 रेड और 1 ब्लैक है, इसमें भी आपने वही लिखा हुआ है 2 बॉल्स आर रेड एंड थर्ड इज ब्लैक। देखें यहां मैंने ये तो लिख दिया है कि वो 2 रेड और 1 ब्लैक हैं, लेकिन रेड सिलेक्ट कब हुए हैं इसको कोई चीज मेंशन नहीं है। ये कोई चीज मेंशन नहीं है कि वो सिलेक्ट कब हुए। 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, फर्स्ट 2 बॉल्स आर रेड एंड थर्ड इज अ ब्लैक बॉल, यानी कि जो पहला है उसमें बॉल चाहे इस पैटर्न से सिलेक्ट हो जाए या वो बॉल इस पैटर्न से सिलेक्ट हो जाए या वो बॉल इस पैटर्न से सिलेक्ट हो गए, तो हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना 2 रेड 1 ब्लैक है। चाहे पहले रेड सिलेक्ट हुआ है बाद में ब्लैक होगा, इससे क्या फर्क पड़ा, 2 रेड 1 ब्लैक है। लेकिन जो दूसरा है फर्स्ट 2 बॉल्स आर रेड एंड थर्ड इज ब्लैक, इसके मुताबिक सिर्फ ये, इसके मुताबिक सिर्फ ये, और ये वाली जो चीज है ये नहीं है। ऐसा ही है ना, ये चीज नहीं है, ये नहीं होगी। तो सिर्फ हमारे पास जो चीज रह जाएगी फर्स्ट 2 आर रेड थर्ड ब्लैक। अगर इसकी बात करेंगे तो 3 एक ही काउंटिंग में जाएंगे, इसकी बात करेंगे तो सिर्फ एक काउंटिंग में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब वही बात कि अगर पहले की बात करें तो जो सिलेक्शन हो रही है उसमें कोई ऑर्डर तो नहीं हमारे लिए मैटर कर रहा,
कोई ऑर्डर हमारे लिए ऑर्डर कोई चीज मैटर नहीं कर रहे, ऐसा ही है ना। लेकिन जैसे ही हम सेकंड पर आते हैं तो हमारे लिए ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। ऑर्डर है ना, फर्स्ट टू, रेड का पहले दो, ब्लैक का तीसरे वाला, तो ऑर्डर तो आ गया। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो पहले ऊपर वाली 2 रेड, ये हम पहले भी कर रहे हैं, 5 में से 2 रेड, क्योंकि ऑर्डर हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। और फिर 1 ब्लैक 15 में से 1, क्योंकि हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो मैंने काउंट करना है 2 रेड कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, 1 ब्लैक कैसे सिलेक्ट हो सकता है। जी ऑर्डर तो नहीं कुछ इसमें, नहीं जी ऑर्डर कोई नहीं है, तो ठीक है कॉम्बिनेशन से। तो फिर हम इसको जो है वो कॉम्बिनेशन से कर लेंगे, कॉम्बिनेशन से डिवाइडेड बाय, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल कितने हैं 20, C और 3, और इसको फिर आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे। तो एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें सिलेक्शन तो हो रही है, काउंटिंग करनी, प्रोबेबिलिटी क्या काउंटिंग ही तो है, लेकिन काउंटिंग कॉम्बिनेशन से करनी है। तो आपने देखना जी, तो बता तो नहीं रहा कि रेड कब और ब्लैक कब और बाकी कब, तो ऐसा नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर तो आप 2 रेड और 1 ब्लैक की बात करेंगे तो ऐसे ही कर लेंगे। अब जरा दूसरे प्रॉब्लम पर आते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है कि फर्स्ट 2 बॉल्स आर रेड एंड रेस्ट इज द थर्ड वन इज द ब्लैक। अब इसको करने के लिए, चूंकि यहां पर ऑर्डर की अब बात हो रही है, तो जो अब हम करेंगे 5 टोटल रेड हैं, P परमुटेशन, इसलिए कि ये ऑर्डरिंग में है। वो C के साथ था इसलिए कि वो उसकी ऑर्डर कोई मेंशन नहीं है कि वो कहां पर है, लेकिन ये ऑर्डर है इनटू 15 P और 1। अच्छा, ये फर्क नहीं है कि आप इसको चाहे पहले लिख दें, ये नहीं है कि जी पहले तो फलान लिख दिया था तो ये मल्टीप्लीकेशन होनी, बस ऑर्डर आप कहें जी ऑर्डर एक्चुअली कहां पर है, ऑर्डर ये है, ये जो P के साथ लिख दिया है। वो कोई बात नहीं कि आप इसे पहले जो है आप कहें जी कि हम इसे अगर पहले लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मल्टीप्लीकेशन में आप पहले लिख दें बाद में लिख दें, इससे कोई एक्चुअली जो है वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ऑर्डर मेंशन हो परमुटेशन से काउंट करना, ऑर्डर मेंशन नहीं है कॉम्बिनेशन से काउंट करना। एंड अगेन अभी जिसका डिवाइड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो डिवाइजर वही आ जाएगा 20P एंड 3, क्योंकि जो 3 बॉल सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें ऑर्डरिंग हमारे लिए मैटर करती है कि किस ऑर्डर से आ रहे हैं। लिखते हुए आप जो मर्जी पहले लिख दें, लेकिन ऑर्डरिंग की बात हो तो P के साथ, तो ऑर्डरिंग की बात कर रहे हैं तो P के साथ लिखें। एक और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अ बॉक्स कंटेन, यही एग्जांपल कर लें, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 15 ब्लैक एंड, इसके साथ थोड़ा सा एक और कलर कर देते हैं ताकि जो है ना वो हो जाए, एंड 6 वाइट। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 15 black 6 white balls. If 3 balls are selected, what is the probability that if 3 balls are selected, what is the probability that? तो ये मैं पोर्शन यहां से खत्म कर लेता हूं। What is the probability that? इसके बाद आप इस चीज को, ये लिखने के बाद इस चीज को आप मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं क्वेश्चन को, तो ये हम उठा के क्वेश्चन जो है यहां ले आते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड, second black and third white. First red, second black, third white.
चूंकि ये जो सिलेक्शन है रेड ब्लैक व्हाइट, इसमें उसने ऑर्डर बताया हुआ ना, रेड कब, पहला ही रेड, यानी कि आप कहें जी ऐसे भी तो हो सकता था, तो ये नहीं काउंट करना क्योंकि इसमें पहला तो रेड है ही नहीं, ठीक है ना। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट आ रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। उसने चूंकि कहा है कि जी फर्स्ट रेड होना चाहिए, सेकंड ब्लैक होना चाहिए, ऑर्डरिंग में है, काउंटिंग करनी है, तो परमुटेशन से एक उसमें रेड रेड 5 है, फिर ब्लैक है वो 15 है, और व्हाइट 6 है। ये पहले लिखो, इसे आप चाहे उठा के इधर लिख दें, इसे उठा के इधर लिख दें, वो मैटर नहीं करेगा, सॉरी मैटर करेगा तो ये पी करेगा, मैटर करेगा तो ये परमानेंट पी, परमुटेशन। आई थिंक सो कि अब आपको इस चीज की क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल एग्जाम में ये चीज पॉसिबली आ सकती है, एग्जामिनर तो नहीं कहेगा ऑर्डर ऑर्डर इंपॉर्टेंट, वो तो खुद ही पता चल रहा है कि ये तो नहीं कह रहा कि जी एक रेड और एक ब्लैक सेलेक्ट करना है, कहता पहला रेड और दूसरा ब्लैक आने का क्या चांस है, हो सकता है रेड आ तो जाए लेकिन पहला ना आए, तो वो तो नहीं काउंट करना। हाँ जी ठीक हो गया। अब हमारे पास एक्चुअली वो जो हम अपना प्रॉब्लम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस वाला, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में अब हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो यह है कि फर्ज करें मैं अगर आपको एक क्वेश्चन ये कह देता हूं कि कोई क्लास है, उसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स थे और हमने उस 10 में से फर्ज करें उन 10 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट जो हैं वो हमने सिलेक्ट कर लिया और क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर, चले मैं ऐसे कर देता हूं, 100 स्टूडेंट थे 30 सिलेक्ट कर लिए। What is the probability that there are more than 25 boys? ये फर्ज करे क्वेश्चन है और हमें बाइनोमियल से कर लेना है क्योंकि दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या वो बॉय होगा या वो गर्ल। अब कैसे करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मोर देन 25 बॉयज, तो आप कहें जी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, पहले हम 26 की फाइंड कर लेंगे बॉयज की प्रोबेबिलिटी, फिर 27 बॉयज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे एंड सो ऑन, और क्योंकि 30 ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं तो फिर हम इस तरह से, तो ये हम इनकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो उनकी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेंगे, 26 की, 27 की, 28 की, 29 की और 30 की। मोर देन 25 कहा था ना उसने, मोर देन 25, बात खत्म हो गई और हम कहेंगे ठीक है चलें, ये भी बात थोड़ी सी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि वो जो आपने फाइंड आउट किया था, बजाय इसके कि हम अलग-अलग से करें, तो आपको बताया गया था कि जी आप इसकी ही समेशन कर लेंगे, x from 26 to 30 NCX, वो जो फार्मूला आपने जो डिस्कस किया था, P जो भी P है, P पावर X और Q पावर N माइनस X, तो हमारी ये एक्सरसाइज बच गई। हम कैलकुलेटर को कहेंगे कि भाई तुम ये 26 से लेके 23 तक की प्रोबेबिलिटीज सारी की सारी जमा करके और हमें उसका फाइनल आंसर दे। चले जी, ये बात तो एक्चुअली जो है वो खत्म हो गई। अच्छा, नेक्स्ट फर्ज करें अगर आपको ये क्वेश्चन किया जाए कि कोई क्लास है, उसमें से एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, कोई क्लास है और उसमें से एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है और क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस स्टूडेंट की जो, इस स्टूडेंट का जो वेट होगा, वेट बिटवीन
55 kg to 60 kg, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस स्टूडेंट का जो वजन होगा वो 55 से 60 kg के दरमियान में हो? वेट बिटवीन 55 kg to 60। आप कहें कि जी ऐसा कर लेते हैं, पहले 55 kg की प्रोबेबिलिटी और फिर क्या वजन किसी स्टूडेंट का 55 kg के बाद अगला पॉसिबल 56 हो सकता है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये ठीक थी कि स्टूडेंट 25 हो सकते हैं बॉयज, तो अगला पॉसिबल नंबर बॉयज हाउ मेनी? 26। अगला पॉसिबल नंबर हाउ मेनी बॉयज? 27। लेकिन अब जरा वेट की बात हो रही है तो 55 kg उसका वजन हो सकता है, अगला पॉसिबल नंबर 55 के बाद का पॉसिबल नंबर वी डोंट नो। 55 के बाद का पॉसिबल नंबर वी डोंट नो, हो सकता है। आप पॉसिबल लफ्ज तो पॉसिबल लिखने हैं ना, 55 से 60 तक सारे पॉसिबल वैल्यूज जो हैं, तो इट मे बी ये इस तरह से हो, ये वाला इट मे बी ये कुछ इस तरह से हो। फिर अब क्या करना है इसका कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतना ज्यादा हो, और देन हम सॉरी भाई, वो आजकल हमारा ऑनलाइन एग्जाम यूनिवर्सिटी का भी चल रहा है ना, तो उस वजह से वो सारा आ रहा है। ऐसे आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आपका जो सिस्टम था ना, जिस तरह से गूगल पर मैं आपसे टेस्ट लेता हूँ, तो मुझे तो जो खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, मैंने आपसे एक दो टेस्ट कंडक्ट भी किए। हमारे ना यूनिवर्सिटी का एक अलग सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बहुत है ना, 25,000 26,000 के करीब है। हुआ क्या है कि यूनिवर्सिटी ने कहा आपने उस सिस्टम से एग्जाम लेना है, वो सिस्टम क्रैश कर गया, इतने ज्यादा स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं। तो फिर मैंने उनको सुजेस्ट किया कि आप ये जिस तरह से मैं करता हूँ ना गूगल फॉर्म, क्योंकि ये गूगल कंपनी का सर्वर है ना, बहुत बड़ा है, तो वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी इस साइट पे ना। मैंने उनको बड़ा खर का इन्फॉर्म भी किया, नहीं आ रही थी। लेकिन जब वो सिस्टम क्रैश किया है तो वो फिर यूनिवर्सिटी वाले मेरे पीछे पड़ गए, हाँ जी आप बताएं इसके ऊपर टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है। तो फिर मैं अपनी वीडियोस बना बना के नेट पे
रख रहा हूँ, और कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन होती है तो फिर वो मेरे वीडियोस के रेलेवेंट मुझसे पूछते हैं कि जी आपकी हमने फलां वीडियो देखी। मैंने तो ऐसे ही, वो क्या होता है जैसे आपसे जोक कर रहा होता हूँ तो वीडियो में मैंने ऐसे ही अपने कोलीग्स के साथ ही लाइट मूड में ही सारी वीडियोस जो है शेयर की। तो मुझे एक वीडियो पर बड़ी हैरानगी हुई है कि वो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए था कि स्टूडेंट कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 25,000 है और उस वीडियो को देखने वाले महिला 28,000 है। वो पता नहीं कौन कौन लोग उसको देखी जा रहे हैं। तो वो फिर आजकल थोड़ा सा ना इसी सिस्टम में है। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि जब तो अगर आप बॉयज की बात करते हो तो 25 के बाद 26 का नंबर आना, 26 के बाद 27 का आना है। वेट की बात करते हो तो 55 के बाद 56 में नहीं आना, 55 के बाद वो बहुत बड़ा नंबर और फिर एक, और इस तरह से बहुत बड़ा नंबर और फिर एक। तो ये तो बड़ा लेंथी नहीं प्रोसेस हो गया? यस, इट्स अ वेरी लेंथी जॉब। ये शायद पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं। थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये पहली जो मैंने बात की थी उस बात में जो वेरिएबल था नंबर ऑफ बॉयज, वो डिस्क्रीट था, वो डिस्क्रीट थे। नंबर ऑफ बॉयज वो डिस्क्रीट थे, और दूसरा जो है वो कंटिन्यूस था। तो अब आप जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने लगेंगे, अब सबसे पहले तो आपको इन दो कैटेगरी में से डिसाइड करना होगा कि जी ये हमारा जो प्रॉब्लम अब जो है, क्या ये डिस्क्रीट से है या ये कंटिन्यूस से है। डिस्क्रीट और द कंटिन्यूस वन, कि ये डिस्क्रीट से है या कंटिन्यूस से है। ठीक है ना, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं, वेरिएबल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। कि जी अगर नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल, ये सारे डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट में हमारे पास तीन एक्चुअली, डिस्क्रीट में तीन डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो आ जाएंगी। या तो बायनोमियल, या तो बायनोमियल हम इस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, डिस्क्रीट में बायनोमियल की है, ठीक है, या फिर पॉइसन, और तीसरी जो हमने पढ़ी थी वो हाइपरजोमेट्रिक। तो इन तीनों में से कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम अपने लिए पिक करेंगे, कोई एक। लेकिन कंटिन्यूस के लिए हमारे पास एक ही है, नॉर्मल। तो इसका मतलब जब आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये मेन कैटेगरीज में से देखना है, बड़ा इजी है, कोई इतना नहीं है कि जी ये बाइनोमियल, ये डिस्क्रीट से करना है, कंटिन्यूस के वेरिएबल पड़े जी, नंबर ऑफ हेड्स है डिस्क्रीट है, इधर आ जाए। बॉयज की तादाद की बात करें डिस्क्रीट है, इस साइड पर हो जाए। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स की बात कर रहे हैं जी, डिस्क्रीट साइड पर आ जाए। फिर डिस्क्रीट साइड पर जाके मजीद आगे डिसीजन कि जी बाइनोमियल से करना है, पाइथन से करना है, हाइपरजोमेट्रिक से करना, वो भी सिचुएशन आपसे वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस हो चुकी है कि जी कब बाइनोमियल से, कब पाइथन से, कब हाइपरजोमेट्रिक। अच्छा, जब हमें ये इस चीज का आइडिया हो जाए, जब इस चीज का आइडिया हो जाए कि ये नॉर्मल से हमें सॉल्व करना है, फिर यानी कि ये कंटिन्यूस है, तो फिर तो इस चीज की, तो फिर तो इस चीज की हमें नूर सुने। अच्छा मेरी बात सुने आप,
तो इसमें अगर आप नॉर्मल साइड पर आ जाते हैं, नॉर्मल साइड पर अगर आप आते हैं तो फिर तो सारी स्टोरी खत्म हो गई ना। वो तो जी उसके लिए तो है ही एक, कोई कोई दूसरी या तीसरी डिस्कशन नहीं है कि जी ये कौन सा इस पे ऊपर हमने अप्लाई करना है, तो वो कोई डिस्कशन नहीं है इसकी, वो तो है ही वो एक एक जो है ना डिस्कशंस पर आ जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे बात नॉर्मल की कि जी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब अगेन वही सारी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी कि जी इसके पता तो हमें चल गया ये कंटिन्यूस केस है, तो इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसका फार्मूला क्या है, और बाकी सारी चीजें किस तरह से हमने इसको जो है वो कैलकुलेट करना है। तो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन लिख दी, कब कब यूज करनी है, कब अप्रोप्रिएट है। कंटिन्यूस डेटा, डेटा कंटिन्यूस हो, डेटा सेट जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस हो, डिस्क्रीट ना हो, कंटिन्यूस डेटा सेट हो, तो हमने ये यूज करना है कंटिन्यूस। अच्छा, अब इसमें क्या मसला है, कंटिन्यूस डेटा सेट मुख्तलिफ शेप के हो सकते हैं। मैंने आपके कोर्स में सिर्फ एक कंटिन्यूस शेप है एंड दैट इज द बेल शेप, यानी कि डेटा याद है ना, बेल शेप, मीजोकर्टिक, इस शेप में हो, इस शेप में हो, यानी कि डेटा कंटिन्यूस हो और ग्राफ उसका इस शेप में हो। हम अब ग्राफ नहीं ड्रॉ करके देखा करेंगे, आप कह लें कि हमारे कोर्स में ही एक कंटिन्यूस है, तो जब भी वो हमें पता चलेगा ना ये वेरिएबल वेट है या हाइट है या टाइम है या कंटिन्यूस होता, हमने फौरन कह देना ये नॉर्मल से करना, हमारे कोर्स में ये एक है। लेकिन इसका बहरहाल कहने का इसलिए कि आपको हो सकता है कि एमसीक्यूज के तौर पे पूछे कि व्हेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट, व्हेन कंटिन्यूस डेटा इज ऑफ नॉर्मल, और इसे हम क्या कहते हैं, बेल शेप। याद है ना, मीजोकर्टिक, लेप्टोकर्ट, ये तीन अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं आपको, तो ये तीन हमने पढ़ी थी, एक ये पढ़ी थी कर्व, एक ये पढ़ी थी, और एक ये पढ़ी थी। मैं इस वक्त इसकी बात कर रहा हूं। पैरामीटर्स क्या है, इसके दो पैरामीटर्स हैं, मीन, म्यू, पाइथन का एक ही था म्यू, दूसरा इसका वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर से लिखेंगे। सिग्मा, ये नोटेशन होता ना, ये भी, इसको भी हम सिग्मा ही पढ़ते हैं, लेकिन वही कैपिटल और स्मॉल वाला। तो डिसाइड हो गया कि जो फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब अप्लाई की जाएगी, व्हेन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो नॉर्मल शेप में हो, कंटिन्यूस हो, पैरामीटर इसके कितने, हर एक के बाइनोमियल के दो हैं, एनपी, पाइथन का एक है, म्यू, हाइपरज्योमेट्रिक के तीन हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं, एक म्यू और एक सिग्मा स्क्वायर। फार्मूला क्या है, जैसे उधर था एनसीएक्स, पी पावर एक्स, क्यू पावर एन माइनस एक्स, और फिर पाइथन का फार्मूला पड़ा हाइपरज्योमेट्रिक का, और इस वक्त जी काफी जरा टफ सा फार्मूला है। 1/2 आपने याद नहीं रखना, ना ही एग्जाम में है, ना ही आपको जरूरत है, लेकिन चूंकि एक सिस्टम चल रहा था ना, आपने कहना कि जी पहले तीन के तो फार्मूले बता दिए कि इसमें वैल्यू रखें, कैलकुलेट कर लें, यहां आप क्यों नहीं बता रहे, तो ये बता रहा हूं। फिर इसको यूज नहीं करेंगे, रीजन भी आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी क्यों यूज नहीं करना। 1/2 पाई, ये वही 22/7, सिग्मा स्क्वायर जो कि पैरामीटर, ई एक्सपोनेंशियल, एक्स वेरिएबल, म्यू पैरामीटर, सिग्मा पैरामीटर, -1/2। तो वो सारे वो जो बाइनोमियल के, पाइथन के, हाइपरज्योमेट्रिक के जो फार्मूले हम जिस पैटर्न से पढ़ते थे, तो ये भी फार्मूला आप समझ लें कि उसी पैटर्न से ये फार्मूला भी आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी जो चीज है कि इसमें एक्स क्या हो सकता है, टेम्परेचर कम से कम, मैं किसी इंसान का नहीं पूछ रहा, ऐसे ही पूछ रहा हूं, कम से कम कितना हो सकता है, -5000 डिग्री, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, किसकी बात कर रहे हैं, सूरज की बात कर रहे हैं, वी डोंट नो। तो इस तरह से तो आप मेंशन ही नहीं कर सकते। तो फिर मैंने इसकी पॉसिबल रेंज आपको बता दी, पॉसिबल रेंज जो है वो मैंने सारी की सारी जो है वो एक्सप्लेन कर दी। अब बात आ गई, अब जरा थोड़ी सी चीज नोट करें कि अच्छा चले, मैंने इसके साथ शेप भी बना दी। अब चूंकि इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक है म्यू, मीन, अगर म्यू पैरामीटर चेंज होगा तो इससे क्या होगा, इससे ना डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो जाएगी,
चले पहले मैंने, खैर मैं देख लूं कि मैंने इसको किस पैटर्न से लिया। ओके ठीक है। अब मसला इसमें यह आएगा कि जब आपको इसका सॉल्यूशन करना होगा, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी होगी, इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? फर्ज करें यही मैं बात कर रहा हूं, आप कहें जी हम इस तरह से नहीं कर सकते कि आप जो बात कर रहे हैं तो हम कैलकुलेटर को दे देते हैं ऐसे करके देखें और इसके आगे ये वाला फार्मूला जो है वो सारे का सारा यहां पर पुट कर। लेकिन बात क्या है, कैलकुलेटर ने भी तो कैलकुलेट ही करना ना, 55 के बाद की कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करे उसकी प्रोग्रामिंग में 55.00001 ये तो खत्म ही नहीं होंगी। तो कैलकुलेटर के लिए भी वही इश्यू है। हम आपके लिए तो था ही था, लेकिन कैलकुलेटर के लिए कौन सा आसान है? वो आप उसे कह रहे हो 55 और 60 के दरमियान जितनी वैल्यूज आती हैं सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो और जाके इसको सम कर दो, ये आप उसे कह रहे हैं। और ये उसके लिए भी वो मैथ एरर का वर्ड आएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन इतनी हो जाएंगी। फिर क्या किया कि मैथ्स वालों ने एक इसका अल्टरनेटिव ढूंढा। बहुत बड़ी वो एक अचीवमेंट थी मैथ्स के फील्ड में, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि ऐसी वैल्यूज को सम करना हो जैसे इधर लिखा हुआ था और वो कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस का मतलब है कि एक एक पीस कैलकुलेट करके बाइंड कर दें। तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैथमेटिक्स के फील्ड में आई, इस सम की बजाय इंटेग्रल आया। इंटेग्रल और आप समझ लें कि इंटेग्रल भी सम बिल्कुल सम की तरह काम करता है। जितनी पॉसिबल वैल्यूज 55 से 60 पर आएंगी उसको वो ऐड करता है। आप कहें बात तो सम वाली है तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, इसका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। इसका वर्किंग स्टाइल क्या था? सारी पॉसिबल वैल्यूज को कैलकुलेट करके ऐड करना, लेकिन ये आपको आंसर बताएगा 55 से 60 की सारी वैल्यूज को ऐड करके, लेकिन एक एक करके नहीं आपको उसमें से इंडिकेट करेगा, एक एक करके नहीं बताएगा। यानी कि उसमें तो था ना हर पॉसिबल वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा, हर पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उसका आंसर बताएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये आपको इस तरह से नहीं, बल्कि ये सारी की सारी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको कैलकुलेट तो करेगा, लेकिन कैलकुलेट करके फाइनली एक ही आंसर जो है, एक ही फाइनल आंसर जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि जी ये बस मैं अकेला तो नहीं कैलकुलेट कर पा, इसकी टेक्निक ही ये है लेकिन ओवरऑल आंसर दे देगा। तो फिर बात हमारे लिए आसान हो गई। अब हम कहेंगे ओके, हम यहां पर इंटेग्रल के साथ हमारा मसला सॉल्व हो गया। बिल्कुल सही है, इंटेग्रल के साथ ये मसला सॉल्व कर दिया गया और कह दिया गया जी जो मर्जी कर ले 55 से 60 तक। हाँ, आपको इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर अलग-अलग से नहीं करेगा, बल्कि इसकी टेक्निक ये है कि ये एक ओवरऑल जनरल आंसर आपको दे देता, तो ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमें मैनुअली सीखना है या मैनुअली करना है तो फिर इंटेग्रल सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? आपके पेपर्स में आपको अगर वो करने के लिए कहता है तो वो मैनुअल सीखना पड़ेगा। और इंटेग्रल अगर कुछ लोगों ने एफएससी वगैरह में पढ़ा है तो इज टफ है इंटीग्रेशन पढ़ना, इंटेग्रल्स पढ़ना। आपके बात तो फिर वही आ गई, जो सोल्यूशन बताया और कह रहे हैं जी सोल्यूशन ये है, लेकिन इस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करना ये तो बड़ा मुश्किल बात है, ये तो और उससे ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई। तो फिर इसका हल क्या किया गया? मुश्किल क्यों आई थी? मुश्किल ये इसलिए आई थी कि जैसे ही ये म्यू बदलता है, जैसे ही ये सिग्मा बदलता है, ये इक्वेशन बदलती है और इंटेग्रल सॉल्व करना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका एक सॉल्यूशन आसान हल ये किया गया, ये देखिए ये मैंने शेप बना दी। उन्होंने कह दिया जी कि क्या ये पॉसिबल है कि डेटे को हम ऐसे बदल लें ना तो उसका म्यू चेंज हो ना ही उसका सिग्मा स्क्वायर चेंज हो। हाँ, हमने पढ़ा हुआ है एक टेक्निक स्टैंडर्ड वेरिएबल को स्टैंडर्ड बना दें।
याद है स्टैंडर्ड वेरिएबल क्यों बनाते हैं या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मीन इसका 0, वेरिएंस इसका 1, उसे स्टैंडर्ड वेरिएबल बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वेरिएबल बन जाएगा। आप कहेंगे वो क्या, ये नोट करें ये क्या चीज है। याद है स्टैंडर्ड को जी लिखा था, तो ये जी लिखा हुआ मैंने लाइक दिस वन, और ये ऊपर सुपेयर है लाइक दिस वन। ठीक है, तो आप ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है, आपको इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं पड़नी। और शेप, तो काम क्या करना है आपने, कैलकुलेटर्स के लिए जिंदगी आसान हो गई अगर आप डेटा उसे फीड कर दें स्टैंडर्ड वेरिएबल का, वो कहेगा अब ठीक है, वरना मैंने हर म्यू हर सिग्मा के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अब हमें पता है कि म्यू इस डेटे का 0, मीन 0, स्टैंडर्ड वेरिएबल यही होता है, वेरिएंस 1। तो प्रोग्रामर के लिए आसान हो गया कि जी म्यू क्या रखें, सिग्मा स्क्वायर क्या रखें। हम कहेंगे म्यू कुछ भी हो सकता, कहेंगे ये क्या बात हुई, म्यू 15 भी हो सकता, 50 भी हो सकता, लाख भी हो सकता, तो मैं कैसे कैसे कैलकुलेट करूं। तो हम या कैलकुलेटर पे क्या फीड कर दिया गया है, स्टैंडर्ड वेरिएबल का डेटा फीड करके और इंटीग्रल सॉल्व कर दिए गए। तो हमारी सारी की सारी मुसीबत और सरदर्दी खत्म हो गई। इंटीग्रल किसका अल्टरनेटिव है, समेशन का। समेशन क्यों करनी है जी, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करके हमने ऐड करना है। अब जरा थोड़ा सा कि अगर उसका मीन डिफरेंट हो जाए, म्यू बदले वेरिएंस ना बदले तो क्या होगा। फर्ज करें मीन बदलता है, मीन बढ़ गया तो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये पैटर्न उसका वही रहेगा। मीन और बढ़ गया शिफ्ट हो गई, मीन और बढ़ गया शिफ्ट हो गई। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप अगर मीन उसका चेंज होता जाए तो हम कहते हैं उसकी लोकेशन बदलती जाएगी, लेकिन उसकी स्प्रेड नहीं बदलेगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन नहीं बदल रहा, लेकिन वेरिएंस बदलता जाएगा। इससे क्या होगा, ये फर्ज करें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन उधर ही रहा, लाइक अगर फर्ज करें मीन ये है तो मीन उधर ही रहा, ये देखें मीन उधर ही रहा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंडेंस हो गई, वेरिएंस कम हो गया, ये स्मॉल हो गई, वेरिएंस कम हो गया, स्मॉल हो गई, यानी कि ये सुकड़ती गई, लेकिन अपना वेरिएंस नहीं बदला इसने। फिर रिपीट कर रहा हूं, मीन बदलेगा तो स्प्रेड या स्ट्रेच नहीं होगी, बस अपनी लोकेशन बदलती जाएगी। लेकिन अगर वेरिएंस बदलेगा तो इसका फैलाव कम होता जाएगा। तो ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन आ गई। अच्छा, कल अब हमने, क्योंकि कल इसलिए कि आपने कैलकुलेटर अपने रेडी रखने हैं, तो आपको कैलकुलेटर पे ये सारी कैलकुलेशन जो है वो इंशाल्लाह कल एक्सप्लेन की जाएगी कि बड़े सिंपली आप किस तरह से इसकी सारी की सारी कैलकुलेशन जो है आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा कल इसको दोबारा से